नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 95वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन से देश के युवाओं से जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक मौका है। शांति हो, एकता हो या सतत विकास हो, इन चीजों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान भारत के पास है। हमने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम रखी है। इससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। पीएम मोदी ने कहा कि 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा है। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन किया और तैयार किया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेंटर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। ऐसा उत्साह और आकर्षण G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी 2 खास वजह हैं। एक तो यह कि हमारे युवा इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग एंड अचीविंग बिग। अब वे छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरी यह कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन, इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथियों और स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। जम्मू कश्मीर के कटरा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मन की बात के जरिए पीएम मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। ऐसा उत्साह और आकर्षण कुछ सप्ताह पहले एक और तो आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल का जम्मू कश्मीर दौरा रहा, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम ने कटरा में मन की बात कार्यक्रम को सुना और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था तब सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 95वां जो ये एपिसोड था ये सुना। यहाँ पर ऐसा उत्साह और आकर्षण कुछ सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जम्मू के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में मत्था टेका और प्रदेशवासियों की उन्नति और समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई और कई MOU भी साइन किए गए। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए। माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। मेरे लिए ये आज देखिए बड़ा ही सौभाग्य है मेरे लिए ये आज कि आज माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट मेरे करनाल के श्री संजय भाटिया जी भी हैं। हमने दर्शन किया, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं
और यहाँ के पूरे स्टाफ ने, हमारे सीईओ जो वैष्णो देवी इस ट्रस्ट, इस श्राइन बोर्ड के हमारे सीईओ हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और विश्व माता के मानव कल्याण की हमने आशा की है, हमने मन्नत मांगी है। देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सभी खुशहाल हों, वैभवशाली बने और इनके रास्तों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस प्रकार की कामना करते हुए। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हरियाणा सरकार का एक हमारा IT टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के बहुत से हमने नए जो प्रयोग किए हैं हरियाणा में और यहाँ की सरकार को पसंद आए हैं, तो एक MOU साइन करने की इच्छा यहाँ प्रकट की है, हमने स्वीकार किया। एक MOU होगा। हरियाणा में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन की बातें IT के माध्यम से मैंने की है, वो सब जम्मू कश्मीर भी जिनको अडॉप्ट करना चाहेंगे उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। इसी एक उद्देश्य को लेकर के आए थे। माता के दर्शन हुए, बहुत बहुत किसी राजनीतिक नाते से यहाँ नहीं आया, ना मेरा कोई ऐसा दायित्व है। वो तो क्योंकि मेरा ये कार्यक्षेत्र रहा है लंबे समय तक, 3 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में मैंने भ्रमण किया। बहुत हमारे पुराने साथी जो हैं उनकी इच्छा थी कि मिलना हो जाएगा, उनके साथ मिलने बैठने की बातचीत है, अन्यथा और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहले मेरा भ्रमण होता था या मेरे पास जब संगठनात्मक काम था 3 वर्ष तक, उस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश में 370 की धारा ये लगी हुई थी और यहाँ आतंकवाद भी चरम सीमा पर था। उस समय की बातचीत का, चर्चा का विषय हमेशा कैसे आतंकवाद से मुकाबला करना है, कैसे हमको यहाँ के समाज की सुरक्षा, शांति बहाली करवानी है, यही चर्चा चलती थी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं कश्मीर से 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। पहले कश्मीर आतंकवाद से जूझता था। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में परिवर्तन आया है। आज आम आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं। कश्मीर में विकास को गति मिली है। पहले कश्मीर में ऑडिट सिस्टम नहीं था, CAG रिपोर्ट नहीं बना सकती थी। आज पैसा सही जगह जाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले कश्मीर में भ्रष्टाचार होता था, आज कश्मीर में कोई आंदोलन भी नहीं होता है। आज कश्मीर के लोग सुखी और खुश हैं और ये लोग मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। ये आपको मैंने बताया कि मैं 20 साल से इस प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ और जो 20 साल के हालात उस समय थे, आप लोगों को तो शायद उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मुझे इसका ज्ञान है कि आतंकवाद से ही जूझना, आतंकवाद की ही चर्चा करना, लेकिन आज कितना परिवर्तन आया है और ख़ास करके 370 हटने के बाद आज यहाँ आम आदमी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, एक विकास की जो गति बनी है वो इसके कारण से बनी कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई। एक समय था कि यहाँ इतना पैसा आता था लेकिन यहाँ ऑडिट सिस्टम नहीं था, CAG यहाँ की रिपोर्ट नहीं बना सकती थी। आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है कि देश का पैसा, प्रदेश का पैसा ठीक जगह पर जाए। पहले तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था। जो ये प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, नीचे जनता उस समय पिसी हुई थी, लेकिन आज जनता को राहत जो मिली है, जनता इस समय किसी प्रकार के आंदोलन नहीं होते, जैसा गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया है, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होता। तो आज लोग यहाँ के सुखी हैं, खुश हैं और वो मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ने में ही अपना भला। वहीं अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में निवेश में तेजी आएगी। डर के चलते लोग कश्मीर में निवेश नहीं करते थे, अब कश्मीर में निवेश जिस तरह से खत्म हो गया है, अब कश्मीर में निवेश के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। हरियाणा के लोग भी कश्मीर में अब निवेश करना चाहते हैं। निश्चित रूप से निवेश यहाँ लोग अब करेंगे, जैसे जैसे उनको लगेगा यहाँ शांति आ गई है, यहाँ निर्भय तरीके से लोग अपना रह सकते हैं। पहले तो यही खतरे बने रहते थे, निवेश डर करके लोग नहीं करते थे, अब डर समाप्त हो गया, सब हो गया। और निवेश के लिए तो अब देश भर से भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। आज हमने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की कि हरियाणा के लोग यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री एरिया है सब में लोगों को भेजिए, सब इन्वेस्ट करेंगे और हम भी आएंगे। निश्चित रूप से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सभी 22 जिलों में 143 पंचायत समितियों और 22 जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना हुई। इस दौरान जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों पर हार जीत का फैसला हुआ। चुनाव नतीजों के बाद जीते प्रत्याशियों ने जमकर जश्न मनाया। तो वहीं इस चुनाव में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में नायब सैनी की पत्नी सुमन देवी को अंबाला के वार्ड नंबर 4 से हार मिली है। सुमन देवी को राजेश देवी ने 236 वोटों से हराया।
पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और नायब सैनी की पत्नी सुमन देवी की हार हुई है और ये बड़ा झटका नायब सैनी के लिए है। ये 8 तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं। नूंह, झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद और चरखी दादरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीत के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं। 143 पंचायत समिति के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 4 से सुमन देवी की हार हुई है। राजेश देवी ने सुमन देवी को हराया है और ये नायब सैनी के लिए भी एक बड़ा झटका है। बीजेपी सांसद नायब सैनी की पत्नी है सुमन देवी, जिन्हें राजेश देवी ने हरा दिया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। यहां हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि सोनीपत, जींद, गुहला चीका, गुरुग्राम, होडल, पलवल, भिवानी और बल्लभगढ़ की है। आपको बता दें कि जहां जिला परिषद के वार्ड 12 से नरेश लोहरी जीतने के बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे, तो वहीं करनाल में जीत का जश्न देखने को मिला। करनाल जिला परिषद वार्ड 18 से राजेश कुमारी की जीत के बाद उनके समर्थकों ने उनकी जीत को जम के सेलिब्रेट किया। वहीं सोनीपत ब्लॉक में वार्ड 9 से रिजल्ट आने के बाद प्रत्याशी सुरेश के सपोर्टर्स भी नाचते नजर आए। इसी तरह दूसरे जिलों में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत पर समर्थक जश्न में सराबोर नजर आए हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी और उनके समर्थक। पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं। उसके बाद आपको बता दें 143 पंचायत समितियों के जो नतीजे हैं वो घोषित हुए हैं। जिला परिषद के नतीजों का भी ऐलान हो गया और ऐसे में जिन प्रत्याशियों को जीत मिली है उनके समर्थक और वो प्रत्याशी जम के इस जीत को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए अंबाला के जिला परिषद के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें अंबाला जिला परिषद के नतीजे। वार्ड 1 से प्रत्याशी राजेश कुमार लाडी की जीत हुई। वार्ड नंबर 2 से मनजीत कौर की जीत हुई है। वार्ड नंबर 3 से पंकज सैनी के हाथ जीत लगी है और वार्ड नंबर 4 से राजेश देवी के सर जीत का ताज सजा है। वहीं वार्ड नंबर 5 से रजत सिंह जंटी को जीत मिली है। तो अंबाला जिला परिषद के ये नतीजे आपको बता रहे हैं। राजेश कुमार लाडी वार्ड नंबर 1 से जीते। मनजीत कौर वार्ड नंबर 2 से इन्होंने जीत हासिल की है। पंकज सैनी जो कि वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी थे, इन्हें जीत हासिल हुई है। राजेश देवी ने वार्ड नंबर 4 से जीत दर्ज की है। तो वहीं रजत सिंह जंटी वार्ड नंबर 5 से जीत दर्ज की है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए रेवाड़ी के जिला परिषद के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो आपको बता दें रेवाड़ी जिला परिषद के नतीजे कुछ इस तरह से हैं। विनोद कुमार जिन्होंने वार्ड नंबर 1 से जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 2 से शारदा यादव ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 3 से जीवन हितैषी को जीत मिली है। तो वहीं वार्ड नंबर 4 से नीरज कुमार ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 5 से सुनीता जीती जीत हासिल की है। रेवाड़ी जिला परिषद के नतीजे आपको बता रहे हैं। विनोद कुमार वार्ड नंबर 1 से, शारदा यादव वार्ड नंबर 2 से इन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा जीवन हितैषी को वार्ड नंबर 3 से जीत हासिल हुई है। वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी नीरज कुमार ने जीत हासिल की है और वहीं अंत में वार्ड नंबर 5 से सुनीता जीती ने जीत हासिल की। सिरसा जिला परिषद चुनावों में सबसे हॉट वार्ड नंबर 6 में इनेलो की कर्ण चौटाला ने जीत हासिल की है। ये जीत उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के उम्मीदवार राजकुमार को 625 वोटों से हराकर हासिल की है। हालांकि पहले बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपने बेटे गगनदीप को वार्ड नंबर 6 से मैदान में उतारा था, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द होने के चलते उन्होंने राजकुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन उनके भतीजे अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला ने उनके उम्मीदवार को मात दे दी। मीडिया से बातचीत में कर्ण चौटाला ने कहा कि जिला परिषद के 24 वार्डों में से 12 वार्डों में इनेलो ने जीत हासिल की है और अब जिला परिषद में उनका ही चेयरमैन बनेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने इसमें उनमें विश्वास जताया है और उन्हें मौका दिया है, इसीलिए वो भी बिना भेदभाव के सबका विकास करेंगे।
इसलिए सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, सभी लोगों को, वोटर्स को भी, और सभी लोगों को जिन्होंने 2 नंबर 6 में इस चुनाव को लड़ा, उन सबको इसका श्रेय जाएगा। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सिरसा जिला परिषद चुनावों में इनेलो प्रत्याशियों के जीत के बाद विधायक अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और बीजेपी के उम्मीदवारों की भी हार हुई है। बहुमत के नजदीक नहीं, हम बहुमत के साथ जीत के आए हैं। सरकार का तो दिवालिया पिट गया। सरकार का तो कोई उम्मीदवार देखा जाए तो जीत के भी नहीं आया। जिनको कहीं सरकार में बैठे लोग अपना बता रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है। इन्होंने जिनको कमल का फूल दिया था वो सारे हार गए, उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। दूसरा, सरकार के जो साझेदारी में है जो लोग, उनका उनसे भी ज्यादा दिवालिया पिटे। जेजेपी वालों की तो मेरे ख्याल कहीं कोई जमानत भी नहीं बची। जो उनके समर्थित उम्मीदवार थे उनकी तो जमानत भी नहीं बच पाई। जो उनके बागी थे उनमें एक जीत करके आया। वहीं अभय चौटाला ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उनका एक सिंगल आदमी भी नहीं जीत पाया। अभय ने कहा कि रणजीत सिंह के बेटे अगर लड़ते तो कर्ण चौटाला 2500 वोटों से चुनाव जीतते। उन्होंने कहा रणजीत सिंह को अब रानिया में भी नहीं जाना चाहिए और अगले चुनाव के लिए किसी दूसरी विधानसभा की तलाश कर लेनी चाहिए। रही बात जो उनके समर्थन में रहा है, जो मिनिस्टर है चौधरी रणजीत सिंह, जो इस बात को लेकर के बहुत बारी बारी से ये कह रहे थे कि रानिया तो मेरा अपना हल्का है। हल्के वालों ने उनको उनकी औकात दिखा दी। एक भी आदमी सिंगल भी नहीं जीत गया उनका, जिसके लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया था। जिसको ये कह रहे थे कि राजकुमार नहीं, मेरा गगन लड़ रहा है। अगर गगन लड़ता तो खारिया में कर्ण 2500 वोट से जीतता। और चौधरी रणजीत सिंह को तो अपने कह के मुताबिक अब रानिया हल्के में जाना भी नहीं चाहिए। अब अगले कहीं चुनाव लड़ने के लिए किसी और हल्के की तलाश कर लेनी चाहिए। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी को भी घेरते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन वो चुनाव भजन लाल के परिवार और आदमपुर की जनता का चुनाव था। अब जिला परिषद के जिस तरह से परिणाम आए हैं वो हरियाणा की राजनीति का रोड मैप तय करेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इनेलो उम्मीदवारों को जीत मिलेगी और हरियाणा में इनेलो की ही सरकार बनेगी। आदमपुर के चुनाव के बाद भाजपा के लोगों ने बहुत पीठ थपथपाई थी और ये कहा था कि अब 2024 हमारा है। मैंने कहा था कि आदमपुर चुनाव जो है वो भविष्य तय नहीं करेगा। आदमपुर का चुनाव तो भजनलाल वर्सेस था, उस परिवार के खिलाफ था और वहां तो लोगों ने वोट चौधरी भजनलाल के परिवार को देना था और उनके खिलाफ डालना था। उस चुनाव का कोई प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर नहीं। हरियाणा की राजनीति का रोड मैप अगर कोई तय करेगा तो जिला परिषद के चुनाव करेंगे और इस जिला परिषद ने यह तय कर दिया कि अगली सरकार भाजपा और जसपा की नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब तो लड़ाई हमारी और कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस में फूट है। अब लोग आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और 2024 का भविष्य लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सिरसा जिला की 24 सीटें जो थी उनमें मैक्सिमम सीटें हमें जिता करके दी है
आने वाले समय में सरसा की पांचों सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी सरसा से लोकसभा का प्रत्याशी जो होगा वो हमारी पार्टी का जीत करके आएगा। इस बात की मोहर लोगों ने अभी लगाई है। तो वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। संपर्क अभियान सरकार से महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जितने भी आपके दफ्तरों में चले जाओ, बगैर पैसे के किसी ने फैमिली आईडी बनवाना हो, किसी ने कोई भी काम कराना हो, और जो निजीकरण जो कर रहे हैं उससे, जैसे रेलवे में अब किराया पहले जो है। कैप्टन साहब, जो जिला परिषद के जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का असर डालेंगे? देखिए, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। ये था क्योंकि अभी सरकार के 2 साल बचे हुए हैं, तो कुछ लोगों ने वोट दे दी, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इनकी हार है। सीएम सिटी करनाल हुडा पार्क में प्रदेश भर के गेस्ट टीचर ने मीटिंग के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार द्वारा गेस्ट टीचरों को ट्रांसफर नीति के तहत 200 से 400 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने से टीचर्स में रोष है। टीचर्स ने बताया कि जो गेस्ट टीचर कालका पंचकुला में थे, उनको नूह मेवात ट्रांसफर कर दिया गया। इस नीति के तहत सभी टीचरों में रोष है और आज इस ट्रांसफर नीति का विरोध किया गया। टीचर्स की मांग है कि सरकार ट्रांसफर नीति पर रोक लगाए और उनके नजदीक के स्कूलों में ही उनका ट्रांसफर किया जाए। सैकड़ों टीचर्स ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। मीटिंग के बाद गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया। ट्रांसफर नीति का विरोध जता रहे हैं गेस्ट टीचर्स। नीति के तहत दूर ट्रांसफर्स में टीचर्स में रोष है। उनका कहना है कि इतनी दूर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, वो इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्हें उनके पास के ही स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। मीटिंग के बाद गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। इस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही, जहां आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफर नीति का किस तरह से विरोध किया जा रहा है। आंसर यही है कि हमें ग्रेजुअली में एडजस्ट किया जाए। जो लोग 200-300 किलोमीटर दूर फेंक दिए ठाके और बहुत कम सैलरी के ऊपर, ना तो समान का वेतन मिल रहा है, इतनी कम सैलरी के ऊपर कैसे परिवार का गुजारा हो। सब गेस्ट टीचर अराउंड 50 के आसपास हैं और उसमें बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ रही है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करनी है, बच्चों की शादियों का अरेंजमेंट करना है। आप बताइए क्या सर 30,000 रुपए में सब कुछ हो सकता है ये? और तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, उनसे टाइम लेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे उनके साथ, क्योंकि ईएम वगैरह और ये आप डायरेक्टर वगैरह से रात का धरना भी हो सकता है। हाँ, रात का धरना भी हो सकता है। माननीय हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एक ही मांग है भाई, जो 400 किलोमीटर दूर दराज जबरदस्ती एनीवेयर में गेस्ट टीचरों को फेंका गया है, वह उनको गृह जिला में हजारों पोस्टों को खोलकर समायोजित किया जाए। क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा सरकार 12,000 टीचरों की भर्ती की जा रही है और एक तरफ यहाँ संस्कृत मॉडल स्कूलों में 4,000 पोस्टें खाली पड़ी है। संस्कृत मॉडल स्कूलों से भी गेस्ट टीचरों को लीव कर दिया, ना वहाँ कोई नियमित गेस्ट टीचर आया, पक्का गेस्ट टीचर आया, ना नियमित आया। गेस्ट टीचरों के तो जो 17 साल से नौकरी करे, उनके लिए तो जगह नहीं है इन स्कूलों में। और लेकिन इतनी जब 15,000 पोस्टें जो खाली पड़ी है, उनके भरने के लिए जगह। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।